नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आपके साथ आज हम चर्चा करेंगे टीबी को लेकर। अगर आपके छाती में दर्द है, खांसी में खून आता है, आप थकान महसूस करते हैं, रात में पसीना आ जाता है, ठंड लगती है, तो आप टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। फ्लू की तरह हवा के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया से टीबी होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो सकती है। हेल्दी इम्यून सिस्टम के जरिए टीबी बैक्टीरिया से लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपको एचआईवी, डायबिटीज, किडनी की बीमारी, सिर या गर्दन का कैंसर है या फिर आपका वजन बहुत कम है तो आपको यह बीमारी आसानी से हो सकती है। इसके अलावा आर्थराइटिस, क्रोनिकल डिजीज और सोरायसिस की दवाएं लेने वालों में भी टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है, ऐसा डॉक्टर का मानना है। तो किस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं और अगर आपको इस से जुड़े हुए कोई सिम्टम हैं तो फिर समय रहते उसका उपचार क्या हो सकता है, क्या उपचार किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगातार आपको खांसी रहती है, बलगम आपको खांसी के जरिए आता है या फिर उसमें खून भी आता है तो आपको टीबी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर जांच जरूर करानी चाहिए। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन अहम यह हो जाता है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे अगर हम बचाव के तरीके अपनाएं तो अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो लोगों के संपर्क में आने से होती हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आप लोगों को इस तरह की परेशानी हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर आज बात करेंगे। वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की बात कर लेते हैं। मनोहर सरकार की तरफ से लगातार अपने प्रदेश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अहम प्रयास किए जा रहे हैं और अगर आप भी इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो इन तमाम तरह के सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से चीजें आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति सरकार की तरफ से की जा रही है। सीएचसी, पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ाया है। ऐसे बहुत से ऐसे अहम काम कर रही हैं सरकारों की तरफ से। मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इलाज के साथ दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। मनोहर सरकार की तरफ से प्रयास असरदार हैं, लेकिन इन प्रयासों में आपको कहीं कोई कमी आती है तो आप इसको लेकर के उच्च अधिकारी डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। उसके पीछे मकसद यही है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं प्रदेश के लोगों के सेहत के लिहाज से चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का आप लाभ उठाएं, उनका फायदा उठाएं और कहीं कोई कमी आती है तो फिर उसको लेकर के उच्च अधिकारी, डॉक्टर, सीएमओ, एसएमओ से संपर्क करके इन तमाम दिक्कतों को लेकर उनके पास जा सकते हैं। आपको वहां पर इलाज डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति को, आम से आम, खास से खास आदमी को इलाज मिलना चाहिए, गरीब आदमी को फ्री इलाज मिलना चाहिए। ऐसी सुविधाएं सरकार की तरफ से की जाती है और वो सारी चीजें जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लगातार आप देख सकते हैं। आज जो टीबी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, मेरे साथ खास मेहमानों की बात मैं करूं तो एक मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर पालेराम, सीएमओ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर राजेश राजू, चलिए डॉक्टर राजेश राजू जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। राज्य टीबी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से। राजेश राजू जी, आपसे बात हम करेंगे टीबी के लक्षणों पर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, जो टीबी के लक्षण है प्राथमिक तौर पर वो क्या नजर आते हैं और उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, खास तौर पर हर आम आदमी जो कहीं ना कहीं इस परेशानी के बाद में शिकार होते हैं, उनके लक्षणों पर बात पहले करना चाहेंगे सर। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टीबी की जी शुक्रिया। रखा। टीबी एक ज्वलंत समस्या है। हमारे देश में बहुत सारे मरीज टीबी सब सेंटर, पीएचसी और हमारे इलाज पे नहीं पहुंच पाते। उनके लिए ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा बचाने के लिए ये साधन बनेगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। दूसरा, टीबी मुख्यतः फेफड़े में होती है, लेकिन का कोई भी हिस्सा टीबी से बच नहीं पाता। तो टीबी किसी भी अंग की बीमारी के रूप में झलक सकती है, लेकिन मुख्यतः जो टीबी है, ज्यादातर केसेस में फेफड़े की टीबी देखी जाती है। उसमें जो लक्षण होते हैं, खांसी, बुखार, खासकर थोड़ा बुखार, पसीना आना, वजन कम होना, खांसी में बलगम में खून आना, ऐसे लक्षण आ सकते हैं जी। ज्यादातर ये होता है कि ये लक्षण कोई ज्यादा तकलीफ दे नहीं होते। थोड़ी थोड़ी खांसी रह रही है जी, और उससे टीबी की जांच करानी बहुत जरूरी है।
लेकिन मरीज को ये लगता है कि मेरे को थोड़ी सी खांसी है, हो जाएगी ठीक। हम्म, सिगरेट पीता हूँ उसके कारण हो सकती है, पोल्यूशन के कारण हो सकती है, हम्म, तो मेरे को दमा है उसके कारण हो सकती है। लेकिन जो भी, ये मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है सबको, यही संदेश रहता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हम्म, किसी भी वजह से है जी, तो टीबी की जांच जरूर कराओ। हम्म, ठीक है जी। तो हम्म, दूसरा, और किसी अन्य अंग की जो टीबी होती है, उसके जो अंग, जिस अंग में टीबी है उसके हिसाब से इसको लक्षण दिखते हम्म, हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गले में गांठों की टीबी है हम्म, तो गले में गांठें बढ़ जाती हैं, उनमें मामूली सा दर्द हो सकता है, थोड़ा बुखार हो सकता है, और कभी कभी ज्यादा लंबा चल जाए तो उसमें पथ का रिसाव भी होता हम्म, हम्म, जी, है। और अगर पेट की टीबी है तो पेट में दर्द काफी समय से रहना, वजन कम होना, बार बार उल्टी, दस्त या बंद पड़ जाना, वो हो सकता है। अगर दिमाग की टीबी है तो सिर दर्द, हम्म, उल्टियां आना, जी, आंखों में की शक्ति कम हो जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन, और खासकर नेक में दर्द होना हम्म, और बुखार होना। जी, इसमें, इसके अलावा अगर हड्डी की टीबी है, हम्म, हड्डी की टीबी में क्या होता है, दर्द, और जहां पस बन जाती है वो कहीं ना कहीं किसी हिस्से से निकलती है, तो उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। हम्म, तो जिस भी अंग की, इवन आंखों की भी टीबी होती है, हम्म, उसमें आंखों में लालपन और जो दिखने की शक्ति वो कम हो जाना और आंखों में दर्द, ये भी हो सकता है। हम्म, इवन आपका जो पित्ता है, पर है, हम्म, ये जो भी अंग जो जिसमें टीबी है, उसके हिसाब से उसके लक्षण दिखते हैं। हम्म, लेकिन समस्या ये होती है कि इतने कम होते हैं हम्म, और उतना तकलीफदेह नहीं होते, हम्म, तो इसलिए मरीज उसको अपने आप को नेग्लेक्ट करता है। हम्म, हम्म, तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तो बलगम की जांच जरूर करवाएं, हम्म, और कोई भी लक्षण जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, उस डॉक्टर से चिकित्सक परामर्श जरूर लें। हम्म। बहुत अहम आपने बात की डॉक्टर साहब कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आपको रहती है और बलगम आपको आता है तो आपको उसकी जांच करा लेनी चाहिए। एक बात आपसे डॉक्टर साहब समझूंगा, उम्र के लिहाज से ऐसा माना जाता है कि उम्र अगर बढ़ती है तो बीमारियां उसको घेर लेती हैं, लेकिन क्या टीबी किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकती है, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, इनको किसी को भी क्या ये हो सकती है? और उसके लिए कोई ऐसा सिम्टम जैसे आपने बताया तो क्या उम्र के हिसाब से भी चीजें कुछ दिखती हैं क्या? जी, हम्म, सवाल पूछा आपने। हम्म, टीबी किसी भी जेंडर, मतलब मेल या फीमेल, किसी भी एज हम्म, और किसी भी सेहत के व्यक्ति को हो सकती है। इवन पहलवान भी इससे बचा नहीं है, हम्म, और कोई और किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है तो वो तो और भी है टीबी के। हम्म, खासकर जैसे एचआईवी की बीमारी है, हम्म, या स्टीरॉइड्स पे लॉन्ग टर्म पे चल रहा है किसी रूमेट की वजह से, या फिर आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है कोविड, हम्म, उसमें स्टीरॉइड्स जो दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जी, उसमें भी टीबी का काफी प्रोन हो जाता है। हम्म, कोई भी एज इससे बची नहीं है। हम्म, बच्चे, एडोलसेंट, जवान, बूढ़े, सभी को टीबी हो सकती हम्म, है। यूजुअली देखा गया है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, एचआईवी, डायबिटीज, हम्म, स्ट्रेस, और ज्यादा उम्र में हम्म, टीबी जल्दी घेर लेती है आपको। हम्म, इसलिए हमने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, खासकर एनसीडी, जो ओल्ड एज के केस में, जी, डायबिटिक केसेस में, एचआईवी केसेस में टीबी की स्क्रीनिंग स्पेशल तरीके से की जाती है। हम्म। और डॉक्टर साहब अब आपसे एक सवाल है, ये मैं पूछना चाहूंगा, जिस हिस्से में व्यक्ति को टीबी होती है उस जी, शरीर के उस जगह पर किस तरह की दिक्कतें उसको हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां उसको वहां पर आती हैं जहां पर ये प्रॉब्लम व्यक्ति को क्रिएट हो जाती है? जी। तो जिस भी हिस्से में टीबी घर कर लेती है, हम्म, सबसे पहले होगी, और वहां पे अगर कोई नस इन्वॉल्व है तो दर्द होगा, हम्म, और बुखार भी हो सकता है। तो हम्म, जैसे मैंने बताया पहले भी, टीबी होगी तो लालगी होगी, हम्म, दिखना कम हो सकता है, हम्म, और जो मेन सबसे कॉमन चीज है वो है गले की गांठें। हम्म, उसमें
जबड़े के नीचे, गर्दन के दोनों तरफ या एक तरफ कई गांठें कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और अगर वो ज्यादा नेग्लेक्ट हो जाए तो कुछ दिनों में वो पस बन के, साइनस बन के बाहर को भी आता है उसके पास। तो जिस अंग की टीबी होगी उस अंग का कार्य बाधित होगा। ऐसे आंतड़ियों की टीबी हो गई, तो आंतड़ियों की टीबी के कारण कभी बार बार दस्त या बार बार टेंशन बंद पड़ जाना, वो सब चीजें आती हैं। ये मैंने पहले बताया कि हड्डी की टीबी होगी तो हड्डी में दर्द, हड्डी में रिसाव और हड्डी में इसमें से कहीं पस बन जाती है, कहीं से भी निकल आती है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी का अगर उसमें टीबी हो जाती है तो रीढ़ की हड्डी के छल्ले कमजोर पड़ जाते हैं, दब भी सकते हैं, उसके कारण जो कुब पड़ जाता है। और इसके अलावा जो छल्लों के बीच में नस दब गई, उससे दर्द टांगों में भी जाता है। और ज्यादा हो जाए तो टांगे या हाथ पैर कमजोर हो सकते हैं, लकवा भी मार सकते हैं। इसलिए तो टीबी है, ट्यूबरकुलोमा हो जाता है तो सिर दर्द और बेहोशी और अल्टर्ड सेंसोरियम जिसको कहते हैं, पूरी होश में नहीं जी। तो किसी भी अंग की टीबी बिल्कुल, उस ये अंग के कार्य को बाधित काम को बाधित करती है। यूट्रस की टीबी को लेकर थोड़ा सा आपसे मैं विस्तार से जानूंगा। डॉक्टर साहब, एक दर्शक मेरे साथ हैं, उससे पहले धीरज हैं लखनऊ से। धीरज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी। सर हमको ना बहुत दिन से खांसी आ रही है। जी। हाँ तो सर हम एक हफ्ता हो गया हमें खांसी आते हुए और बलगम भी आ रहा है, तो क्या हम टीबी के शिकार हो गए हैं? अगर तो पहले आपको कभी टीबी हुई थी? हाँ हाँ, तो पहले हमको टीबी था, फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोबारा तो नहीं हो गया है। जी जी। अगर तो आपके पहले कभी टीबी थी या घर में किसी को टीबी है तो 2 हफ्ते की वेट ना करो। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा टीबी होती है तो उसका अंदेशा काफी है खांसी का, तो टीबी की जांच करानी है। इस जांच के लिए आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है, बलगम जांच केंद्र खोल रखे हैं। तो क्या दोबारा टीबी हो जाता है सर ठीक होने के बाद पूरी तरीके से? हाँ, कुछ % केसेस में दोबारा टीबी होने का अंदेशा होता है, हालांकि बहुत कम है लेकिन होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, आपको बलगम की जांच करानी ही करानी है, चाहे आपने 2 बार टीबी की दवाई खा रखी है, चाहे हुई या कुछ और भी। जी चले, बहुत शुक्रिया। नीरज लखनऊ से दर्शक थी हमारे साथ, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और उनको जो अंदेशा था, लगता है कि आपकी सलाह के बाद डॉक्टर साहब उनका अंदेशा दूर हुआ होगा। मेरे साथ अभी डॉक्टर भोला भी जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएमओ जींद अस्पताल से। डॉक्टर भोला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आज एक ऐसी अहम चर्चा हम कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। ऐसी चर्चा हम कर रहे हैं जिसको लेकर लोगों को जानकारी नहीं होती। हल्की फुल्की खांसी भी लंबे समय तक रहती है तो वो लोग टीबी का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर भोलाराम जी, डॉक्टर भोला आपसे मैं पूछूंगा कि यूट्रस की टीबी को लेकर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। यूट्रस में अगर ऐसी दिक्कत हो जाती है तो फिर इनफर्टिलिटी की बातें भी कई बार सामने आती हैं और इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी होती नहीं। बहुत से डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जांच करने की सलाह नहीं देते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। जी जी। हेलो जी डॉक्टर साहब, सुन पा रहा हूं। चलिए, आवाज उन तक नहीं आ पा रही है। मैं डॉक्टर राजेश राजू जी, आपसे जरा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये किस तरीके की तकलीफ है और इससे लोग अनजान रहते हैं, खासकर जो महिलाएं, उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ होती नहीं है। चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। आप लोगों के पास मैं लौटूंगा, दोनों के पास थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी हम आज टीबी को लेकर बात कर रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ रहते हैं और यूट्रस की टीबी को लेकर बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो इनफर्टिलिटी की दिक्कत है उससे बहुत बार होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अगर किसी को ये किसी उम्र में हुई है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है क्या, इससे बहुत सी जो हमारी ग्रामीण अंचल में महिलाएं अनजान होती हैं। डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाती है तो वहां पर भी तरह तरह की दवाएं उसको दी जाती हैं, लेकिन क्या इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है समय पर, ताकि दिक्कत आगे ना आए। चलिए, दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, सूरज है रोहतक से, उनसे जरा सवाल ले लेते हैं। सूरज, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि मेरा दोस्त है, उसको 10-15 दिन से काफी खांसी हो रही है।
तो क्या ये टीबी का लक्षण है या फिर उसको क्या सजेशन देना चाहिए? मतलब 10 दिन या 15 दिन, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सूरज। 10 दिन से प्लस हो गया है सर, और उसको बहुत खांसी हो रही है 10 दिन से, और वो पानी गर्म पी रहा है लेकिन फिर भी उसको राहत नहीं है, तो उसको क्या सजेशन देना चाह रहे हैं सर? जी, डॉक्टर राजेश राजू अभी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजेश, इसके साथ और भी लक्षण देखिए। अगर बुखार चल रहा है, अगर तो लो ग्रेड फीवर है, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है, तो निश्चित ही इनकी बलगम की जांच होनी चाहिए। नियरेस्ट जो भी बलगम जांच केंद्र है वहां पे आप रिपोर्ट करके अपना टेस्ट, लेकिन क्योंकि आजकल कोविड का जमाना भी चल रहा है तो कोविड का टेस्ट भी करवा लीजिए। ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग अगर आप कराएंगे सूरज, तो आपको आपके दोस्त की जो एक्चुअल दिक्कत है उसके बारे में जानकारी होगी। जांच जरूर करा लें, इसमें जांच महत्वपूर्ण है। एक दर्शक और है मेरे साथ, डॉक्टर साहब नीरज हैं मेरठ से। नीरज, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ना खांसी होती है, बहुत तेज उठती है जब होती है तो एकदम से, और एक सूखी खांसी होती है, गला बहुत तेज से दुखने लग जाता है खांसते खांसते। मैंने काफी दवाई भी ली है लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा है मुझे। जी, डॉक्टर भोला अगर मेरे साथ अभी जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा इनको सजेस्ट करें। डॉक्टर भोला, देखिए, जो सूखी खांसी है वो ज्यादातर ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट को जो है ना वो एलर्जी के कफ है, वो किसी ना किसी वजह से जो है वो धूल मिट्टी धुआं या कोई आसपास के ऐसे रिएजेंट्स है जिनकी वजह से उसको खांसी बार एक्टिवेट हो रही है, और एक बार एक्टिवेट होने के बाद जो है ना वो काफी लंबे समय तक 10-15 मिनट तक जो है वो कफ बनी रहती है। और ट्यूबरकुलोसिस के जो कफ होता है उसके अंदर यूजुअली कफ विद एक्सपेक्टोरेशन होता है कि बलगम भी साथ में आता है, और लंबे समय तक आने के पश्चात जो है वो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है। बाद में अगर लंबे टाइम तक खांसी रहे तो बलगम के अंदर खून भी आने का अंदेशा बना रहता है। लो ग्रेड साथ में फीवर होता है, और रात के समय जो है वो फीवर की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। और जो ड्राई कफ है वो जो है ज्यादातर टीबी के पेशेंट के अंदर लक्षण देखने में नहीं मिलते हैं। एलर्जी कफ को ये इंडिकेट ज्यादा करता है। जी नीरज, एलर्जी की दिक्कत हो सकती है, पोल्यूशन भी एक कारण इसका है, डॉक्टर साहब ने बताया है, तो ये आपको टीबी के लक्षण तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक दर्शक को मेरे साथ प्रियंका कैथल से। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हाँ जी साहब, मेरे लिए अब पर्सन जींद के लिए। जी बोलिए। जी, पीजीआई कब तक बन जाएगा, कब तक उसके आसार है बनने के लिए? देखिए, ये थोड़ा सा सवाल आपने प्रशासनिक स्तर का सवाल किया है, लेकिन अगर डॉक्टर भोला इसको लेकर थोड़ा सा अगर इस बारे में जानकारी आपको सर इस बारे में तो बता दें, क्योंकि ये हाँ, जरा एक बार फिर से दोहराएं अपना सवाल प्रियंका। मैं प्रियंका कत्ल से जींद में। जी ये प्रियंका जी क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। सर, मैं जींद के बारे में पूछना चाहती हूँ कि पीजीआई कब तक बन जाए, PGI कब को तक लेकर उसके बात कर आसार रहे है बनने के लिए? पीजीआई तो देखिए, ये तो सरकार की जो है ना देख रेख के अंदर है। इतना की है कि आने वाले 3 सालों के अंदर जो है ना वो पीजीआई का काम जो है ना वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये पर भी बातें हैं। और जो पीजीआई मेडिकल कॉलेज का जो टेंडर हुआ है उसके अंदर 30 महीने का टोटल समय रख समझा जाए कि जैसा सरकार चाह रही है 30 महीने के मेडिकल कॉलेज का अगर निर्माण पूरा करता तो 3 साल के पश्चात जो है वर्किंग कंडीशन में आने की पूरी संभावना है, जैसे सरकार ने जो है ना उनको 30 महीने का टेंडर दिया। चलिए, शुक्रिया प्रियंका ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, तो उसका काम कितने दिन में पूरा होगा। उम्मीद करते हैं कि उनको आपने जो जवाब दिया है उससे उन्हें संतुष्टि जरूर हुई होगी। 3 से 4 साल का वक्त लगभग किसी भी इस प्रकार के कार्यक्रम में लग जाता है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए प्रियंका। डॉक्टर राजेश राजू, मैं इनफर्टिलिटी को लेकर हम बात कर रहे थे, बांझपन की दिक्कत होती है, टीबी जो अगर हो जाए, अगर हम यूट्रस की बात करें तो ये कितनी बड़ी परेशानी है, और इससे अनजान लोग हैं, महिलाओं को इतनी जानकारी होती नहीं, डॉक्टर भी कई बार बहुत सारी जांच करा लेते हैं, पर इस पर फोकस कम होता है। बिल्कुल ठीक कहा है। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी और अंडज, ओवरी और इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। ज्यादातर खून का रिसाव बढ़ना या बिल्कुल कम होना, या सूजन होना, या फिर रुकावट, सबसे बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो
कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, पानी पड़ता है जैसे महिलाओं को। तो उस केस में मैंने पहले ही कहा कि कोई भी बीमारी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और इस केसेस में हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, बच्चेदानी का टुकड़ा लेते हैं और हमारे पास सरकारी सुविधा है जो मुफ्त में अवेलेबल है। एक तो इनका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के करते हैं। दूसरा, इसमें इस बायोप्सी में टीबी के कीटाणु है या नहीं है, वो TB-NET एक मशीन है जो हमारे हर ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल है। TrueNet और TB-NET मशीन है, उनमें ये टिश्यू भी हम डाल के उसका जांच कर सकते हैं कि इसमें टीबी के कीटाणु है या नहीं। और कई केसेस में हमें TB-NET में ही अपने ब्लॉक लेवल या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ये टेस्ट में पता चल जाता है कि बच्चेदानी की टीबी है और इसका इलाज सिंपल सा 6 महीने का है जैसे बाकी टीबी का है। बिल्कुल, ये अहम बात है जी। उसके बाद इस टीबी की दवाई खत्म होते ही मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कंसीव कर जाते हैं, जिनको बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चेदानी की टीबी में लक्षण उतने नहीं होते, लेकिन इग्नोर करने वाली बात नहीं है, उसमें भी जांच करवा के इलाज करने से जी इस बीमारी का इलाज हो सकता है। बहुत है बात आपने कही। डॉक्टर साहब, एक दर्शक मेरे साथ है, संदीप हैं, संदीप शर्मा सोनीपत से। संदीप जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार संदीप। सर मेरे को ना सांस फूल जाती है मेरी, ज्यादा सीढ़ी चढ़ जाता हूँ तो सीढ़ी चढ़ने से मेरी सांस थोड़ी फूलती है। ये सांस फूलने वाली दिक्कत, डॉक्टर भोला आपसे जरा इसको लेकर मैं चाहूंगा संदीप का जवाब दें। सांस फूलती है संदीप की? तो संदीप जी, आपकी कितनी उम्र है? सर 31 है मेरी। 31। पहले कभी आपको किसी तरह का कोई अस्थमा की प्रॉब्लम या टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं लगी? नहीं सर, मैंने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो मतलब महसूस होती है, उससे पहले मेरे को नहीं हुई कभी। जी देखिए, इसके अंदर तो जो है वो अलग अलग तरह से सांस फूलना जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से लेकर के निमोनिया से लेकर के टीबी की तकलीफ में भी और कोविड-19 के इन्फेक्शन में भी और अलग अलग कई तरह की जो तकलीफ है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट है उसके अंदर भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। और संदीप जी, जैसे आप कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन वैक्सीन का इस तरह का कोई साइड इफेक्ट को अभी तक देखने में नहीं मिला है। हो सकता है कि आपको वैक्सीन के पश्चात साइकोलॉजिकल इस तरह की प्रॉब्लम लग रही हो, लेकिन फिर भी जो है अगर आपको दिक्कत ज्यादा महसूस हो रही हो तो आप नजदीक जो नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जा करके आप जांच करवा सकते हैं, तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि आपको जो सांस की दिक्कत महसूस हो रही है वो लंग्स की, फेफड़ों की वजह से है, हार्ट की वजह से है, निमोनिया की वजह से या किसी और की वजह से। जी बहुत शुक्रिया संदीप, अपने सवाल पूछने। डॉक्टर साहब ने आपको कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों के मुताबिक आप अपना इलाज कराएं। डॉक्टर भोला, एक बात और आपसे पूछूंगा कि खांसी में बलगम के साथ खून आना, और भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके चलते भी बलगम जो है उसके साथ खून आ सकता है, तो इसमें कैसे डिफरेंस किया जाए कि ये टीबी है, ये कोई और बीमारी हो सकती है? इसमें कई बार देखा गया कैंसर जैसी तकलीफ में भी आमतौर पर देखा जाता है कि खून आता है मुंह से। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें टीबी में और बाकी बीमारी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये है कि सबसे पहले तो जो खांसी है वो 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से लंबे समय तक की खांसी होती है। दूसरी चीज, यूजुअली जो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफी लो होती है। हो सकता है कि उस पेशेंट्स को एडिशनल कुछ ना कुछ डायबिटिक, हाइपरटेंशन या कुछ लंग्स या फेफड़ों से संबंधित कोई और एलर्जी की, अस्थमा की कोई और अन्य बीमारी भी हो। जो बलगम के साथ खून आता है टीबी के अंदर जो है उसके अंदर यूजुअली फीवर की प्रॉब्लम भी होती है और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, शाम के समय जो है वो बुखार बढ़ने लगता है। यूजुअली लंबे समय तक जिन लोगों को खांसी बलगम के साथ खून आता है और टीबी की दिक्कत होती है उनमें वेट लॉस की हिस्ट्री भी होती है कि वजन उनका धीरे धीरे कम होने लगता है, भूख लगना जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इन सभी चीजों से हम लोग जो है वो स्पूटम के अंदर जो ब्लड आता है जिसको हम हेमोपेटेसिस कहते हैं उसके अंदर और बाकी कैंसर या दूसरी चीजों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और टीबी के अंदर जो है ना वो फ्रेश ब्लीड होती है, यानी कि रेडिश और लाल रंग का आएगा। तो क्रोनिक और दूसरी बीमारियों के अंदर जो है वो ब्लैकिश, यानी कि जो खून होगा वो काले गाढ़े रंग का है। ये अंतर पहचान लेगा तो व्यक्ति को पता लग जाएगा कि तकलीफ जो है वो किस प्रकार की आपके साथ है। डॉक्टर राजेश राजू, अब मैं एक सवाल आपसे, लोग जांच कराने नहीं जाते हैं जांच केंद्रों पर,
कई बार लोगों को इस बात का डर होता है कि पता नहीं कितना पैसा जांच में लग जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार आप इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बता दें, जो इस वक्त सुन रहे हरियाणा प्रदेशवासी, जो प्रदेश सरकार की तरफ से या जहां जहां पर भी इसका इलाज खासकर प्रादेशिक स्तर पर मैं पूछूं तो कहां पर जांच हो जाती है और कितने रुपए में जांच अगर प्राइवेट लैब में कराए तो हो जाती है? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हरियाणा सरकार में 270 बलगम जांच केंद्र बनाए हुए हैं सरकारी पीएचसी और सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल्स में, जो कि किसी भी मरीज से लगभग 10 या 12 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है और जो निशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता जी। बलगम जांच में, एक्सरे में कोई भी पैसा मरीज का नहीं लगता। हाँ, अगर मरीज की टेंडेंसी है कि हमने सरकारी से नहीं लेना, प्राइवेट से लेना है, तो उस केस में भी बलगम जांच केंद्र जो हमारे सर्विसेज हैं, हमने प्राइवेट को भी एक्सटेंड किए हुए हैं। वहां से वो लोग सीधा पेशेंट को बलगम जांच केंद्र में भेज सकते हैं। हमारे पर्चा, हॉस्पिटल का पर्चा उसको नहीं बनवाना पड़ेगा। उनसे रेफर हुआ केस हम एंटरटेन कर लेते हैं, जिसका हम बलगम जांच करके उन्हीं को रिपोर्ट दे देते हैं। तो निशुल्क है। निशुल्क है, ये अहम है इसमें जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि जिस भी डॉक्टर ने भी भेजा है उनको इनफॉर्मर इंसेंटिव देते हैं 500 रुपया जी। उसके अलावा अगर उसके साथ वाला पेशेंट, जैसे मान लीजिए गांवों के वैद्य हैं, क्वैक्स हैं, जो उतने क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको लगता है कि ये टीबी का मरीज है और वो हमारे पास भेज रहे हैं जांच के लिए, तो उसको भी हम इनफॉर्मल इंसेंटिव देते हैं जो 500 रुपए होता है। उसके अलावा कुछ जो डॉट प्रोवाइडर है, जैसे हम जो दवाई, एक बार मरीज पता लग गया टीबी का है, उसको दवाई खिलानी है 6 महीने, तो 6 महीने दवाई खाना भी आसान काम नहीं होता। तो डॉट प्रोवाइडर के थ्रू हम दवाई खिलाते हैं, तो डॉट प्रोवाइडर को भी इंसेंटिव देते हैं जी। तो इसमें एक तो निशुल्क और उसके अलावा पेशेंट को जब मरीज ट्रीटमेंट पे है, चाहे वो 6 महीने की ड्रग सेंसिटिव टीबी पे ट्रीटमेंट पे है, चाहे वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पे है, 9 महीने से लेके कई बार 24 महीने भी लग जाते हैं, तो हर महीने 500 रुपए निक्षय पोषण योजना में मरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू डायरेक्ट उसके खाते में आते हैं। बहुत अहम बात आप बता रहे हैं, निशुल्क है और उसके साथ साथ पोषण के लिए भी पैसा दिया जाता है, और जो लोग इन चीजों की जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मरीजों को लेकर जाते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। ये अहम कदम है जिससे टीबी मुक्त हिंदुस्तान, टीबी मुक्त हरियाणा बनाने में बहुत आसानी होगी। सरकार के प्रयास सराहनीय इसमें है। राकेश एक दर्शक मेरे साथ है जींद से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। एक मिनट सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हमने वो लड़के का वो करवाया था जी, मेडिकल करवाना था, हम वहाँ से करवा ले खानपुर पीजीआई से, जींद वाला जो सीएमओ है इसने वहाँ लिख दिया था, वहाँ से मेडिकल करवा के ले, हमारी सुनाई नहीं हो रही सर। हाँ राकेश, ये आपकी प्रॉब्लम है जींद को लेकर, है ना? डॉक्टर भोला, मैं चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक बार राकेश आप बने रहें और धैर्य के साथ सुने डॉक्टर भोला क्या कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर भोला। राकेश जी, आप बताइए कि आपको जो है वो वहाँ रेफर खानपुर किया गया था, तो उसके बाद आप कह रहे हो कि सुनवाई नहीं हो रही, तो वापसी पे आपको क्या दिक्कत आई खानपुर पहुंचाने के बाद? हेलो जी, बोलिए जी, बताइए आपको क्या परेशानी आई? खानपुर आपको भेजा गया था, वहाँ से जब आप करवा करके वापस आए हैं मेडिकल, तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है चीन में? हेलो, सुन पा रहे हैं आपको? बोलिए। चलिए, टीवी सेट की आवाज़ जरा आप कम कर दें, टीवी सेट की आवाज़ कम करके आप सवाल पूछें। आपके सवाल को लेकर डॉक्टर भोला जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। एक और अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, खान पान को लेकर अक्सर बात होती है। टीबी के मरीजों को, डॉक्टर भोला आपसे पूछूंगा, टीबी के मरीजों को क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, और दवाओं को लेकर जैसे डॉक्टर राजेश राजू हमें बता रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने से 24 महीने तक चल सकता है। लोग दवाओं को बीच में छोड़ देते हैं मानकर कि 6 महीने में दवाई ली टीबी ठीक हो जाएगी, वो डॉक्टर के द्वारा दिए गए परामर्श का पालन नहीं करते, तब ये परेशानी और बढ़ सकती है। डॉक्टर भोला। देखिए, सबसे पहले तो जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको धूल मिट्टी और धुआं इन चीजों से बच करके रखना है। स्मोकिंग का पूरी तरह से उन लोगों को परहेज करना होता है, धूम्रपान का भी और साथ में अल्कोहल का भी। उसके साथ साथ हम लोग
जो है वो डाइट के अंदर ये बताते हैं कि उन लोगों को ठंडी और खट्टी चीजें, फ्रिज का जो इस्तेमाल होने वाली है उनसे भी दूर रहना होता है। जंक फूड का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। जो डाइट प्लान होता है उसके अंदर अगर प्रोटीन डाइट को ज्यादा लिया जाए, चाहे वो सुबह के टाइम पे भीगे हुए चने या जो भी अंकुरित दाल या मोठ होती हैं, वो टीबी के पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं और काफी सस्ती और चीप भी पड़ती हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जो तकलीफ है यूजली लो इकोनॉमिकल स्टेटस वाले पीपल जो लोगों के अंदर ज्यादा देखने में मिलती है, तो उनको फाइनेंशियली जो चीजें वो अफोर्ड कर पाते हैं वही उनको बताया जाता है। चना या अंकुरित जो दालें हैं वो सुबह के समय पे वो ले सकते हैं। एक थोड़ा सा अगर वो दूध की डाइट को अपने डाइट प्लान के अंदर शामिल करें तो मैं समझता हूँ कि जो दवाओं का जो डाइजेशन है वो भी अच्छे से हो जाता है, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन की और दूसरी मात्रा जो उसको चाहिए, क्योंकि इतने केमिकल और दवाइयाँ होती हैं तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के ऊपर टीबी के कीटाणु को खत्म करती हैं, वहीं शरीर के ऊपर भी 2 से 4% तक उनका विपरीत प्रभाव होता है। तो इसलिए डाइट को जो मेंटेन करके रखना भी बड़ा ही आवश्यक है। ऐसे लोगों को जो है वो भूख कम लगती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और 3 की बजाय जो है वो 4 डाइट उनको अपने डाइट प्लान के अंदर शामिल करनी चाहिए। उसके साथ अगर जो फ्रूट आहार होता है वो अगर थोड़ा थोड़ा वो ले सकें तो वो बहुत ही बढ़िया है। एक दोपहर के समय, दिन के समय अगर जो छाछ लस्सी जो गांव के अंदर मिलती है और यूजली सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है, वो भी जो है वो दवाओं को पाचन क्रिया के अंदर भी और पेशेंट की सेहत को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छी है। ठंडी भी होती है ये चीजें, और वो जो दवाई को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि जो दवाई ट्यूबरकुलोसिस के अंदर चलती हैं उनके अंदर केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट यूजुअली गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की तकलीफ बताता है। और कभी कभार अगर वो ज्यादा गैस्ट्राइटिस हो जाए तो पेशेंट दवाइयाँ लेते ही उल्टी वोमिटिंग भी करने लगता है। ये कुछ अहम बातें हैं। चाय लाल मिर्चों का परहेज रखना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, दूध, लस्सी, छाछ को, नारियल पानी को अपने डाइट प्लान में लेना है। अंकुरित दालें और सिंपल दूसरी दालें हैं या चना है जो उबला हुआ या भिगोया, उन चीजों को हम लोग अपने बिल्कुल उन लोगों को उन चीज़ों को डाइट में लोग शामिल करें तो इस तरह की दिक्कत से जो है अपने आप को जल्दी कवर कर पाने में उनको आसानी होगी। आप दोनों ने आज इस खास कार्यक्रम के जरिए लोगों को एक खास तकलीफ के बारे में विस्तार से बताया है, क्या करना है, उनको क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह से अपना ट्रीटमेंट कराना है। जांच कितनी आसानी से सुलभ है हरियाणा प्रदेश में, वो आप अपने प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाकर 10-12 किलोमीटर की रेंज पर प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को टीबी का अगर कोई संदेह है तो आपका शक सुबह दूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भोला जी आपका, और डॉक्टर राजेश राजू जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत अहम जानकारी आप लोगों ने दर्शकों को दी है। और टीबी एक ऐसी बीमारी है, उसका समय पर इलाज हो जाए तो इसका इलाज संभव है, बहुत आसानी के साथ, बहुत मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर देर कर दी तो फिर देर करने से आप लोगों को परेशानी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें, नशीले पदार्थों का सेवन टीबी का मरीज ना करें, नहीं तो उनको दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। इलाज आसान है और इसके साथ साथ जांच भी बहुत जल्द सुलभ हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप करवा सकते हैं अगर आपको कोई इस प्रकार का संदेह है, कोई इस प्रकार का अंदेशा है तो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।